वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने अव्ययभाव समास के दो अर्थों के बारे में पढ़ा था। पहला जो अर्थ था वो विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय का था उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अधि उपसर्ग युक्त जो भी समस्त पद हैं उनका जब हम समास विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में समस्त पद जो होता है उसमें दो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद जो होगा अव्ययभाव समास में कोई अव्यय होगा अर्थात उपसर्ग होगा। तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद में आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन लगानी है और उसके बाद में अति पद लिखना है। अगला जो अर्थ कराया था वो था समीप अर्थ में। समीप अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सामासिक पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है और बाद में समीपम पद लिख दिया जाता है। अब इससे जो अगला अर्थ है वो है विप्सा अर्थ में। अगला जो अर्थ है विप्सा अर्थ में। विप्सा का जो अर्थ होता है वो होता है दो बार। क्या होता है? दो बार। विप्सा अर्थ में प्रत्यय अव्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाता है? प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रति अव्यय युक्त समस्त पदों का समास विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में द्वितीया या सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते समय। ये आपको जो विभक्ति लगानी है समास विग्रह अतः विग्रह करते समय उत्तर पद में या तो आपको द्वितीय लगानी है या सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे प्रतिग्रामम। अब देखिए प्रत्येक जो सामासिक पद होगा अतः समस्त पद जो होगा उसमें अव्ययभाव समास में पहला पद तो होगा अव्यय अतः कोई भी उपसर्ग होगा, उत्तर पद कोई भी संज्ञा शब्द होगा। तो विप्सा अर्थ में यह आपको ध्यान रखना है प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। यह है समस्त पद है, समास है और सामासिक पद इसको कहा जाता है। और इधर इस पक्ष में जो हम करते हैं वो क्या है? विग्रह। क्या है? विग्रह। तो प्रति क्या है? पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद है अर्थात अव्यय है। और ग्रामम उत्तर पद है। उत्तर पद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अव्ययभाव समास में जो समस्त पद जो होता है सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है और ये कोई अव्यय रूप होता है। तो यहाँ जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में या तो आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है या सप्तमी विभक्ति लगानी है। अब देखिए इसमें हम जब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो ग्रामम उत्तर पद को आपको कितनी बार लिखना है? दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? ग्रामम और बाद में प्रति शब्द लिख दिया जाता है। बाद में प्रति शब्द लिख दिया जाता है। ये हो गया इसका समास विग्रह। अब जैसे अगला देखते हैं, समस्त पद प्रत्येकम प्रतिमासम प्रत्यर्थम इत्यादि ये समस्त पद हैं, इनका हमें समास विग्रह करना है। अब देखिए इसमें प्रति अव्यय है, उसके बाद में जो एकम जो पद है उसको आपको केवल दो बार लिखना है। एकम एकम
प्रति। ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। क्या हो गया, प्रत्येकम का एकम, एकम प्रति। अब देखिए ये आपको ध्यान रखने योग्य है बात है कि ये जो मकार हलंत है बाद में स्वर वर्ण है, यदि यहाँ व्यंजन वर्ण होता तो मकार के स्थान पर क्या हो जाता, अनुस्वार हो जाता। किस संधि के अनुसार, अनुस्वार संधि के अनुसार अथवा मोह अनुस्वार सूत्र के अनुसार। तो यहाँ बाद में क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए मकार का क्या रहेगा, मकार ही रहेगा। अतः इसके स्थान पर जब यदि स्वर वर्ण परे हो तो या तो उसमें पूर्व जो वर्ण है उसको उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है या पृथक पृथक करके लिख दिया जाता है। अब देखिए अगला जो उदाहरण है वो है प्रतिमासम। मासम, मासम प्रति, मासम, मासम प्रति। अगला जो है प्रत्यर्थम, अर्थम, उत्तर पद को केवल आपको 2 बार लिखना है, अर्थम प्रति। ये हो गए इनके समास विग्रह। यदि आपके लिए समास विग्रह आए तो उसका यदि आपको समस्त पद बनाना हो, दिनम, दिनम प्रति, आपके लिए क्या दे रखा है, विग्रह दे रखा है। क्या दे रखा है, विग्रह दे रखा है। और आपको बनाना है समस्त पद बनाना है अथवा समास बनाना है। तो आपको पहले तो क्या लिखना है, प्रति अव्यय लिखना है। उसके बाद में एक जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, प्रति दिनम। अतः समस्त पद अथवा समास जो होगा क्या होगा, प्रति दिनम होगा। अब इससे जो अगला अर्थ है ये आपके तीसरा अर्थ है विवक्षा अर्थ में। मैंने आपको बताया था कि अव्ययभाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में केवल 6 अर्थ दे रखे हैं। अच्छा, जो तीसरा जो अर्थ है विवक्षा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अतः प्रति अव्ययुक्त कोई भी सामासिक पद हो अथवा समास हो तो उनका विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय अथवा सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है, बाद में प्रति शब्द लिख दिया जाता है, बाद में प्रति शब्द लिख दिया जाता है। जैसे विवक्षा का अर्थ होता है 2 बार। प्रतिग्रामम, ये क्या है, समस्त पद है अतः समास है, इसका हमें क्या करना है, विग्रह करना है। तो उत्तर पद को आपको कितनी बार लिखना है, केवल 2 बार लिखना है। तो इसका विग्रह जो होगा ग्रामम, ग्रामम प्रति, या इस प्रकार भी कर सकते हैं ग्रामे, ग्रामे प्रति, सप्तमी विभक्ति में लगाकर भी कर सकते हैं। अब है अगला प्रत्येकम, एकम, एकम प्रति। अगला है प्रतिमासम, मासम, मासम प्रति। ऐसे ही प्रत्यर्थम, अर्थम, अर्थम प्रति। प्रति ये दिनम, दिनम प्रति का जो समस्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, प्रति दिनम। ऐसे ही क्षणे, क्षणे प्रति या क्षणम, क्षणम प्रति। अब देखिए इसका हमें क्या बनाना है, समास बनाना है। तो यदि आपको पता है कि प्रति अव्यय का प्रयोग विवक्षा अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रति का। पहले जो लिखा जाएगा प्रति अव्यय को लिखा जाएगा, उसमें जो पद है बाद में उसको लिख दिया जाएगा। तो समास जो होगा क्या बनेगा, प्रति क्षणम। अब देखिए ये आपके 3 अर्थ हो चुके हैं। अगला जो अर्थ है आगे उसको देखते हैं। अब देखिए इससे अगला जो अर्थ है वो है अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में निरव्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें जो पूर्व पद जो होगा वो निर उपसर्ग होगा अर्थात निरव्यय होगा। क्या होगा, निरव्यय होगा। अर्थात निरव्यय युक्त तो समस्त पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उत्तर पद में आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में अभावम पद लिख देना है। देखिए उत्तर पद में
उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन, और बाद में अभावः पद लिख दिया जाता है। तो अभाव अर्थ में निरव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो निरव्यय युक्त अर्थात निरव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर बाद में अभावः पद लिख देंगे। अब देखिए, ये समास और विग्रह, समास और विग्रह। निर्जनम, अब देखिए इसमें पूर्व पद क्या है, निरव्यय है। पूर्व पद क्या है, निरव्यय है, और जन्म क्या है, उत्तर पद है। उत्तर पद है। तो जब हम इसका, इस समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगानी है। एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या के अनुसार, जैसा कोई समास है, समस्त पद है। अब देखिए निर्जनम जो है, तो इसका जो समास विग्रह जो होगा, जनानाम अभाव है। अब देखिए इसका बहुवचन में इसलिए हुआ है विग्रह, क्योंकि एक जन का अर्थात एक व्यक्ति का अभाव नहीं होता, अनेक व्यक्तियों का अभाव होता है। तो क्या हुआ है इसका विग्रह, जनानाम अभाव है अर्थात लोगों का अभाव। अगला देखिए, निरे मक्षकम निर्धनम निर्मशकम। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, विग्रह करना है। इन पदों का क्या करना है, विग्रह करना है। निर्मक्षकम, निर्धनम, निर्मशकम। अब देखिए तो उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, या तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे अथवा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो समास विग्रह जो होगा, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव हो, मक्षिकाणाम अभाव है। ऐसे निर्धनम, धनस्य अभाव हो, धनस्य अभाव है। अगला निर्मशकम, मशिका नाम अभाव है, मशका नाम अभाव है। जलस्य अभाव है, विघ्नानाम अभाव है। अब इनका आपको क्या बनाना है, समस्त पद बनाना था, सामासिक पद बनाना है। अब देखिए यदि आपको पता है कि अभाव अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, निरव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्व जो पद होगा क्या होगा, निरव्यय होगा। क्या होगा, निरव्यय होगा। और बाद में जो पद बने क्या बने, जल है, निर्जलम। तो समस्त पद क्या बनेगा, निर्जलम। ऐसे ही विघ्ना नाम अभाव है, तो पूर्व पद क्या होगा, निरव्यय होगा, निरव्यय होगा। तो सामासिक पद जो बनेगा निर्विघ्नम। क्या बनेगा, निर्विघ्नम। इस प्रकार अभाव अर्थ में ये आपको देखना है कि अभाव अर्थ में निरव्यय का प्रयोग करना है और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग
करके अवावय पद बाद में लिख दिया जाता है। जैसे निर्जनम, अब निर्जनम जो पद है इसमें आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन का अथवा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यदि षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे तो जनस्य अभाव है, बहुवचन का तो जनानाम अभाव है। ऐसे निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, निर्धनम धनस्य अभाव हो, निर्मस्कम मस्कानाम अभाव हो। ऐसे जलस्य अभाव है, निर्जलम विघ्नानाम अभाव है, निर्विघ्नम। अच्छा, इससे जो अगला जो अर्थ है वो है अनतिक्रम अर्थ में। अगला जो अर्थ है वो है अनतिक्रम अर्थ में। देखिए अगला जो अर्थ है अनतिक्रम में अर्थ में, अनतिक्रम अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अनतिक्रम का अर्थ है अतिक्रमण न करना। क्या है? अतिक्रमण न करना। अर्थात ऐसा कोई सामासिक पद हो जिसमें यथा अव्यय हो, पूर्व पद के रूप में यथा अव्यय हो और बाद में कोई संज्ञा शब्द हो, तो ऐसे पदों का हम जब समास विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं और बाद में अनतिक्रम पद लिख दिया जाता है। जैसे उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन और बाद में जो पद लिख दिया जाएगा वो लिख दिया जाएगा अनतिक्रम में। क्या लिखेंगे? अनतिक्रम। अब देखते हैं उदाहरण के रूप में ये समास विग्रह, समास और विग्रह। अब देखिए यथा शक्ति, इस अर्थ में सबसे जो मुख्य जो उदाहरण है वो यही है यथा शक्ति। अब देखिए इसका हमें क्या करना है? विग्रह करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। तो आपको ध्यान रखना यथा अव्यय युक्त कोई भी समस्त पद हो तो उसका विग्रह करते समय उत्तर पद में आपको द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है और बाद में अनतिक्रम पद लिख दिया जाता है। अब देखिए उत्तर पद क्या है? शक्ति। तो इसको हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे तो क्या बनेगा? शक्तिम। क्या बनेगा? शक्तिम। बाद में क्या लिखना है? अनतिक्रम में। क्या लिखेंगे? अनतिक्रम में। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखते हैं। यथा रुचि, यथा विधि, यथा कामम। अब देखिए यथा रुचि, जब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? केवल द्वितीय विभक्ति एक वचन लगानी है और बाद में कौन सा पद लिखना है? अनतिक्रम। क्या लिखेंगे? अनतिक्रम। ये हो गया इसका समास विग्रह। ऐसे अगला जो पद है यथा विधि, उत्तर पद क्या है? विधि है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा? विधि में अनतिक्रम में, विधि में अनतिक्रम में। अगला है यथा कामम, कामम, काम में अनतिक्रम। अतः ऐसे पदों का यदि आपके लिए विग्रह आ जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनतिक्रम अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है अथवा यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कालम अनतिक्रम
क्रम में, योग्य में, अनति क्रम में, मति में, अनति क्रम में। इनका आपको क्या बनाना है? समास बनाना है अर्थात समस्त पद बनाना है। यदि आपको पता है कि अनतिक्रम अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है, और जो पूर्व जो है ये जो उत्तर पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो क्या बनेगा? यथा कालम, ऐसे यथा योग्यम, यथा योग्यम। अगला जो बनेगा यथा मति, ये हो गया विप्सा अर्थ में, सॉरी ये हो गया अनतिक्रम अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अतः यथा अव्यय युक्त कोई भी जो समास हो या समस्त पद हो तो उसका विग्रह करते समय आपको उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है और बाद में अनतिक्रम पद लिख देना है। जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति उत्तर पद है, इसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो शक्ति में जब हम द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो क्या बनेगा? शक्तिम, और बाद में क्या लिख देना है? अनतिक्रम। जैसे अगला है यथा रुचि, यथा रुचि, तो इसका विग्रह जो होगा रुचिम अनतिक्रम। ऐसे यथा विधि विधिम अनतिक्रम में, यथा कामम कामम अनतिक्रम। अगले जो है ये विग्रह आपके लिए दे रखे और आपको क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनतिक्रम अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और बाद का जो पद है अथा पूर्व जो है इसमें कालम अनतिक्रम से पहले जो लिखा हुआ है उत्तर पद के रूप में, तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया यथा कालम। ऐसे योग्यम अनतिक्रम, तो यथा योग्यम। ऐसे मतेम अनतिक्रम, यथा मति। ये हो गया आपके 5 अर्थ हो गए। पहला जो अर्थ था विभक्ति अर्थ, दूसरा समीप अर्थ, तीसरा विप्सा अर्थ, चौथा अभाव अर्थ, पांचवा अनतिक्रम अर्थ। अगला जो अर्थ है वो है योग्यता अर्थ में। योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो अर्थ है योग्यता अर्थ में, देखिए योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है अथा अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अनु अव्यय युक्त जो भी समस्त पद होगा उसका जब हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, तो उत्तर पद में आपको उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं और बाद में योग्यम पद लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? योग्यम पद लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं अनुरूपम, अनुरूपम। अब देखिए इसका हमें विग्रह करना है। तो अनु जो है ये पूर्व पद है और रूपम जो है ये उत्तर पद है। पीपी का मतलब है पूर्व पद और यूपी का मतलब है उत्तर पद। अब देखिए जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सी लगानी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो रूप है, तो रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? रूपस्य। क्या होगा? रूपस्य। बाद में आपको कौन सा पद लिख देना है? योग्यम। ये हो गया इसका विग्रह। ऐसे ही अन्य उदाहरण अनु रसमे, अनु गंधम। अब देखिए इनका हमें विग्रह करना है।
तो रस का षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होगा? रसस्य। क्या होगा? रसस्य। बाद में कौन सा पद लिखना है? योग्यम। कौन सा पद लिखना है? योग्यम। ऐसे अनुगंधम है तो इसका षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होगा? गंधस्य, और बाद में पद लिख दिया जाएगा योग्यम। ये हो गया इनका समास विग्रह। ये हो गए इनके विग्रह। अब देखिए विग्रह जो पद हैं, गुणस्य योग्यम, पुण्डस्य योग्यम, पुण्यस्य योग्यम। अब देखिए हमें इनका क्या बनाना है? सामासिक पद बनाना था, समास करना है। यदि आपको पता है कि योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में अतः योग्यता अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अनुअव्यय। उसके बाद में क्या? गुण जो मूल पद है, उत्तर पद है, तो क्या बनेगा? अनुगुणम। क्या बनेगा? समस्त पद अनुगुणम। ऐसे ही पुण्य से योग्यम, तो क्या बनेगा? अनुपुण्यम। इस प्रकार ये हो गया आपका अव्ययभाव समास का जो लास्ट जो अर्थ था आपके सिलेबस के अनुसार, वो है योग्यता अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है तथा अनुअव्यय युक्त समस्त पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया जाता है और बाद में योग्यम पद लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। तो इसमें आपको उत्तर जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति एकवचन लगानी है। तो रूपम, रूप मूल जो पद है इसमें रूप है, तो रूप का षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होगा? रूपस्य। बाद में कौन सा पद लिखना है? योग्यम। ऐसे ही अनुरसम, तो रस में षष्ठी विभक्ति एकवचन लगाएंगे तो रसस्य। बाद में क्या लिखना है? योग्यम, रसस्य योग्यम। अगला जो है अनुगंधम, गंध का षष्ठी विभक्ति एकवचन गंधस्य, और बाद में कौन सा पद लिखना है? योग्यम, गंधस्य योग्यम। ये हो गया इसका विग्रह। अब देखिए इनका यदि आपके लिए विग्रह आए तो उनका सामासिक पद बनाना हो तो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि योग्यम यदि पद बाद में आ रहा हो तो योग्यम अथवा योग्यता अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका सामासिक पद बनाएंगे तो पहले अनुअव्यय आएगा, उसके बाद में जो ये मूल जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। इस प्रकार समास होगा अनुगुणम। ऐसे ही पुण्यस्य योग्यम, तो इसका जो सामासिक पद बनेगा वो बनेगा अनुपुण्यम। इस प्रकार आपका जो अव्ययभाव समास है उसके 6 भेद आपके समास अथवा अव्ययभाव समास के आपके सिलेबस में केवल 6 अर्थ दे रखे हैं। पहला जो अर्थ आपके लिए बताया था विभक्ति अर्थ में, दूसरा समीप अर्थ में, तीसरा विवक्षा अर्थ में, फिर अभाव अर्थ में, उसके बाद में अनतिक्रम अर्थ में, उसके बाद में ये योग्यता अर्थ में। ये 6 अर्थ में आपके सिलेबस में अव्ययभाव समास दे रखा है। वैसे तो अव्ययभाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपको केवल 6 ही अर्थ दे रखे हैं। तो यहां तक आपका अव्ययभाव समास समाप्त हो जाता है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें कर्मधारय समास हम पढ़ेंगे। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इनसे संबंधित जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।